नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जी हाँ, देखिए दोस्तों, इस समय आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। तो इसी के क्रम में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख संशोधन। ठीक है ना? कितने अमेंडमेंट हुए, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और किस लिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उनको। ठीक है? और आप लोग ये जानते हैं ना कि जो संविधान के संशोधन ये बहुत बार पूछे जाते हैं और ये बहुत इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग इनको आज समझने की कोशिश करेंगे और इसमें लगभग बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए हैं। तो हम लोग उन्हीं अमेंडमेंट यानी कि संशोधनों को समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना है। ठीक है? तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये संशोधन है, ये वर्ष है, ये विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से आप लोग चार्ट बना लीजिए और साथ में लिखते जाइए। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 को हुआ था। और जो हम लोगों का संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। कब? 26 जनवरी 1950 को हम लोग को क्या हुआ था दोस्तों? संविधान लागू हुआ था। तो हम लोग इसी क्रम में देखते हैं, इसके एक साल बाद ही 1951 में संविधान संशोधन करना पड़ा। और इसमें क्या क्या हुआ दोस्तों? 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। इसमें कौन सी 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई? आप लोग ये जान लीजिए कि 9वीं दोस्तों, जो 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार, भूमि सुधार के लिए। ठीक है? ये दोस्तों जो 9वीं अनुसूची है, इसमें क्या है? इसमें भूमि सुधार मामले को रखा गया और उस पर कानून बनाया गया है। ठीक है? देखिए, जब देश अपना आज़ाद हुआ था तो क्या हुआ था दोस्तों कि अपने यहाँ जमींदारी व्यवस्था चलती थी। किसी के पास सैकड़ों बीघे खेत हैं और किसी के पास एक भी बीघा खेत नहीं है। वो अपना मजदूरी वगैरह कर रहे हैं। और जो राजा वगैरह थे उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1951 में संविधान को संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें भूमि सुधार से संबंधित मामलों पर कानून बना दिया गया। ठीक है? और उसमें एक हुआ था दोस्तों कि जिसके बहुत ज़्यादा खेत है तो उसके कुछ खेत लेकर, ठीक है, यानी कि एक आदमी के लगभग 25 बीघा खेत होता था, 25 एकड़ खेत। तो उससे अगर ज़्यादा है तो वो खेत ले लेती थी कौन? सरकार। और फिर वो गरीबों को दे देती थी, जिनके खेत नहीं थे उनको दे दिया करती थी। तो ये था दोस्तों भूमि सुधार कानून बना इस पे। कब? 1951 में 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। और दोस्तों 9वीं अनुसूची ऐसी एकमात्र अनुसूची है जिसपे ये मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि यह कोर्ट में क्या है नहीं दोस्तों, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल, फोर्सेबल। ठीक है? यानी कि यह कोर्ट में आप अनुसूची 9 के आधार पर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आप याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है? हो गया, आप लोग समझ गए ना? 9वीं अनुसूची क्या थी? ठीक है। अब हम लोग दोस्तों 7वां संविधान संशोधन को देखते हैं। ये कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, यानी कि इसके 5 साल के बाद। ठीक है? और इसमें क्या हुआ दोस्तों? राज्य के वर्गों की समाप्ति। पहले जब देश अपना दोस्तों आज़ाद हुआ था तो क्या था? देश जो राज्य थे वो वर्गों में बटे हुए थे, ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। इसी प्रकार से दोस्तों जो वर्ग थे, इसमें हमारा जो जो हमारे राज्य है वो क्या थे दोस्तों? वो मतलब बटे हुए थे, उनका विभाजन था। ठीक है? एग्जाम्पल दोस्तों, ए बी सी डी। ठीक है? ये सारे मतलब कि हमारे वर्ग थे, वर्ग के रूप में राज्यों को विभाजित किया गया था। तो दोस्तों क्या था? 1956 में संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें से ए बी सी डी को हटा दिया गया, यानी कि राज्यों के जो वर्ग हैं, जो वर्गों में विभाजित थे, उनको हटा दिया गया। ठीक है? समझ गए ना? ठीक है। अब देखिए 31वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये 31वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ठीक है? अब दोस्तों इसमें क्या था? लोकसभा सीट
यानी कि पार्लियामेंट संसद भवन में जानते हैं कि आप दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, दो सदन कौन कौन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दो सदन होते हैं कहाँ, पार्लियामेंट में। ठीक है, तो यहाँ जो लोकसभा है दोस्तों, यहाँ की सीट पहले थी 525, 525 सीट थी पहले, तो उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 545 कर दिया गया। किसमें, 31वां संविधान संशोधन हुआ, और ये कब हुआ, 1973 में हुआ। ठीक है, ये समझिए आप लोग। अब देखिए 36वां संविधान संशोधन को हम लोग समझेंगे, और ये 36वां संविधान संशोधन दोस्तों 1975 में हुआ था, यानी कि 2 साल के बाद हम लोग कौन सा है दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। और इसमें क्या था दोस्तों, सिक्किम को दोस्तों 22वां, भारत का 22वां राज्य बनाया गया। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जब देश अपना आज़ाद हुआ था, तो सिक्किम उसमें अपना देश का एक हिस्सा नहीं था, यानी कि सिक्किम अपने देश का हिस्सा नहीं था। तो क्या था दोस्तों, ये एक अलग अलग मैटर है, तो हम लोग कभी दूसरे वीडियो में समझेंगे कि सिक्किम क्या था। सिक्किम में यानी कि एक देश ही था अपने में। ठीक है, तो वहाँ के जो राजा वगैरह थे, वहाँ पे राजशाही चलती थी। तो किसी तरीके से सिक्किम को, यानी कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया संविधान संशोधन करके। कब हुआ, 1975 में हुआ। और ये सब सारे दोस्तों ना सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया, किस संशोधन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो आप लोग ये सब याद करिए। ठीक है, 36वां 1975 सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976। आप लोग इसके बारे में तो लगभग हर एक बच्चा जानता होगा, और कई बार इसको सुना होगा, पढ़ा होगा। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि ये अपने आप में ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये अपने आप में ही एक छोटा संविधान है। इसको छोटा संविधान हम लोग कहते भी, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसे जाना भी जाता है। कौन, 42वां संविधान संशोधन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी अपने देश में लगी थी, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम, इमरजेंसी टाइम, और इमरजेंसी किसने लगाई थी, और यह 42वां संविधान किसने करवाया था, तो वो दोस्तों कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई थी, या 42वां संविधान संशोधन भी इन्हीं के कहने पर हुआ था या किया गया था। तो ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है भी कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट, जो आप लोग 12 से 36 तक, 12 से 35 तक जो आप लोग पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल यानी कि मूल अधिकार, तो मूल अधिकार तो पहले से था दोस्तों संविधान में, बट जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान में पहले से नहीं थे। तो इसमें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड कर दिया गया। इसमें ये बताया गया कि देखिए आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह संविधान के लिए कुछ करे, अपने देश के लिए कुछ करे। तो उसको क्या कहा गया दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मूल कर्तव्य कहा गया। और यह जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, ये फाइट फॉर का, ठीक है, यानी कि भाग 4 का और आर्टिकल 51 का के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो उसको किस में ऐड किया गया, पार्ट 4 का और आर्टिकल 51 का के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को रखा गया और उसको संविधान में ऐड किया गया। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना हम लोग जानते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रस्तावना ही पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना की दोस्तों हम लोग बातें कर लें। तो प्रस्तावना में देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, व अखंडता को जोड़ा गया। ये 3 शब्द हैं दोस्तों प्रस्तावना में जिनको जोड़ा गया। कौन 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 से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
इन तीन शब्द, ये तीन शब्द हैं जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग? हाँ ठीक है। देखिए इसके बाद में दोस्तों प्रेसिडेंट को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, कानून बनाया गया कि देखिए जो मंत्रिमंडल जो कह रहा है, ठीक है, तो उसकी बात को जो राष्ट्रपति जी हैं इनकार नहीं कर सकते हैं, उसको मतलब बातों को मानने के लिए राष्ट्रपति जी को बाध्य कर दिया गया कि कोई भी साइन, कोई भी मतलब बिल वगैरह पास करने, कुछ भी मैटर हो, यदि मंत्रिमंडल ने कहा है तो आप उस पर विचार विमर्श तो कर सकते हैं, करिए, बट आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, आप तो उसको फाइनल अपनी साइन करना ही होगा। ठीक है, तो ये बताया गया। और ये जो दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुई, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये तभी इसको मतलब 42वां संविधान संशोधन को किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब इमरजेंसी थी अपने देश में, तो जितने विपक्ष के नेता थे वो तो सब जेल में थे यार, हैं। तो मतलब कि जो विरोध करने वाला था कि अरे आप ये मत करिए, वो मत करिए, इस तरीके के संशोधन मत करिए, तो रोकने वाला तो कोई था नहीं। तो इंदिरा गांधी जी ने अपने अनुसार खूब कस के मतलब कि जैसा उन्होंने जैसा चाहा उस तरह से संविधान को संशोधन किया, संविधान में संशोधन किया। ठीक है, और फिर इमरजेंसी की जो दोष थे, बाद में जनता पूछेगी कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई, क्या कारण थे, अपने स्वार्थ के लिए लगाया, तो उसके लिए भी कोई उनसे सवाल न पूछे, तो उसके लिए भी उन्होंने पहले से ही उसमें लिखवा दिया संविधान में कि कोर्ट वगैरह इन पे भी सवाल न उठा सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए इसके बाद में दोस्तों अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसी में दोस्तों बताया गया कि लोकसभा और विधानसभा ठीक है दोस्तों, देखिए लोकसभा कहाँ होते हैं? लोकसभा होती है पार्लियामेंट में, और विधानसभा कहाँ होती है? विधानमंडल में होती है, राज्यों के विधानमंडल में होती है। तो बताया गया कि देखिए जो उनके सदस्य हैं, ठीक है, उनकी जो उनका टाइम पीरियड से, यानी कि जो उनका कार्यकाल है वो 5 वर्षों तक होता था, अभी भी होता है। तो इन्होंने इस संविधान संशोधन के द्वारा उसको 6 वर्ष कर दिया था। देखिए दोस्तों अपने अनुसार, मतलब कि जो इंदिरा गांधी जी थी वो अपने अनुसार संविधान का संशोधन कर रही थी, लगातार ताबड़तोड़ संशोधन किए जा रही थी। तो इसी में दोस्तों की कर दिया गया कि लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं इनकी कार्यकाल 5 वर्षों को हटा के 5 वर्षों में 1 वर्ष और जोड़ दिया गया, और बताया गया कि अब 6 वर्षों तक इनका कार्यकाल होगा। तो आप लोग ये सोच रहे कि अरे संविधान संशोधन कर दिया गया तो है क्यों नहीं, अभी तो 5 वर्ष का ही। तो इसी के बाद में फिर आया बीजेपी की जब राज आई, तो उन्होंने भी कुछ जो गलतियां लगी कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको हटा दिया, तो उसको फिर से 5 वर्ष ही कर दिया, फिर से संविधान संशोधन उन लोगों ने अपने अनुसार किया, और जो भी इसमें उनको लगा कि ये नहीं होना चाहिए तो उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब 5 वर्ष ही है। तो आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों इसी के क्रम में हम लोग 42 को भी पढ़ रहे थे ना। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, देखिए इसी में शिक्षा, वन्य जीव, वन, नाप तौल इत्यादि, यानी कि दोस्तों शिक्षा, वन्य जीव और वन, नाप तौल इत्यादि इन विषयों को दोस्तों समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इनको कहाँ जोड़ा गया दोस्तों? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब जानते हैं? देखिए हाँ जानते होंगे। देखिए समवर्ती सूची का मतलब ये है कि इस पर यदि राज्य चाहे तो राज्य भी अपना कानून बना सकते हैं, और केंद्र चाहे तो केंद्र भी अपना कानून बना सकते हैं, यानी कि दोनों को अधिकार होगा कि वो लोग अपना कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, इस टॉपिक पर
तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 1976 42वां संविधान संशोधन में ही दोस्तों बताया गया कि संसद व विधानमंडल में, ठीक है। विधानमंडल जानते हैं कि राज्यों में होती है और संसद अपने केंद्र में होती है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं मुझे। संसद व विधानमंडल में कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। इंदिरा गांधी जी ने जो कोरम व्यवस्था थी दोस्तों उसको समाप्त कर दी गई। अब कोरम व्यवस्था क्या है, तो देखिए दोस्तों, कोरम व्यवस्था वह है कि जिसके द्वारा यदि लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा व विधानमंडल में, ठीक है, क्या विधानमंडल, विधानमंडल में कहाँ दोस्तों, विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में यदि 1/10 यानी कि 10%, 100 पूरे 100% का दोस्तों, पूरे 100% का यदि 10% भी मतलब सदस्य हैं, यदि 10% भी सदस्य हैं तो उस बैठक को मान्य होगी, यानी वह बैठक मानी जाएगी। कब, जब लोकसभा राज्यसभा में यदि मान लीजिए किसी कारणवश 10% ही सदस्य आए हैं तब और कोई बैठक उसमें हुई, कोई बिल वगैरह, मतलब जो भी कुछ चर्चा वगैरह हो तो उसको मान्य माना जाएगा, ठीक है। तो वो व्यवस्था पहले थी, उसको क्या कहा जाता था, कोरम व्यवस्था। तो उसको इंदिरा गांधी जी ने संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया, 42वें संविधान के द्वारा उसको हटा दिया गया, ठीक है, कोरम व्यवस्था। तो आप लोग कोरम व्यवस्था जान गए ना कि यदि 100% हमारे सदस्य हैं, यदि 10% भी सदस्य आएंगे बैठक में, यदि 10% भी सदस्य शामिल होंगे तो उस बैठक को मान्य माना जाएगा, ठीक है। तो वही थी दोस्तों क्या, कोरम, हमारी कोरम व्यवस्था। कोरम व्यवस्था को भी हमारी इंदिरा गांधी जी ने हटा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन। हाँ, तो अभी तक देखिए इन्होंने किया, इंदिरा गांधी जी ने, अब करेंगे बीजेपी वाले, मोरारजी की अध्यक्षता में ये होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 1976 अमेंडमेंट को पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, मतलब कि इमरजेंसी लगाया था, तभी उन्होंने 1976 संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन किया था। अब देखिए दोस्तों, उसके 2 साल के बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ, और अभी तक किसने किया था, पिछला वाला किसने किया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कांग्रेस ने किया था, ठीक है। अब आया था नंबर बीजेपी वालों का, इन्होंने भी किया संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, और ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन ये भी था। और ये क्यों था, ये दोस्तों जो इंदिरा गांधी जी ने जो संविधान संशोधन किए थे, 42वें संविधान संशोधन में ऐड किए थे, वो कुछ लगा कि यार ये सही नहीं, तो उसको हटा दिया गया और कुछ जोड़ा गया उसमें, तो उसी के खिलाफ था वो, ठीक है। देखिए 44वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है। ये कब हुआ, 1976 में हुआ। किस सरकार की में हुआ, तो बीजेपी की सरकार में हुआ दोस्तों, नॉन कांग्रेसी की सरकार में हुआ था। और किसने कराया, मोरारजी देसाई, मोरारजी हमारे प्रधानमंत्री थे, तब उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए लोकसभा व विधानसभा में पुनः 5 वर्ष कार्यकाल किया गया। आपको अभी मैंने पढ़ा था ना कि 5 से 6 वर्ष कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, उसको हटाया गया, 5 वर्ष ही किया गया, ठीक है, जो अभी तक चला 5 वर्ष ही है। उसके बाद में दोस्तों प्रेसिडेंट एक बार फिर से मंत्रिमंडल के पास पुनर्याचिका को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। आप लोग, अभी मैंने आपको पढ़ा था कि मंत्रिमंडल को बाध्य कर दिया गया कि वो मतलब कि कोई भी बात को मंत्रिमंडल की टाल नहीं सकते, उसको मानेंगे ही, बाध्य किया गया था, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि देखिए आप बाध्य नहीं हैं, अगर कोई मंत्रिमंडल ने कुछ सुझाव दिए हैं तो उस पर आपको लगा कि जैसे राष्ट्रपति जी को लगा कि यार ठीक नहीं है, कुछ इसमें गलत है, तो वो फिर से मंत्रिमंडल के पास भेजेंगे कि आप इसको एक बार फिर से पुनर्विचार, आप एक बार इस पर करिए, फिर आप मेरे पास उसको भेजिए, ठीक है। इसको इतनी शक्ति दी गई प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों जो कोरम व्यवस्था थी, ठीक है ना, कोरम व्यवस्था भी पढ़ा था ना कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में यदि 1/10% 1/10 मतलब कि यानी मान लीजिए 10% ही था यार, 10% ही, 10% यदि लोग हैं तब भी उसको मतलब
माना जाता था, कोरम व्यवस्था ये थी। तो इंदिरा गांधी जी ने उसको हटा दिया गया था कि यदि 10% से कम है तो नहीं माना जाएगा। तो उसको दोस्तों क्या है, कोरम व्यवस्था को फिर से लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 31 क्या था पहले दोस्तों, 31 पहले था मूल अधिकार का एक अनुच्छेद था। ठीक है, आर्टिकल है ये 31। इसमें क्या संपत्ति का अधिकार बताया गया था दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। और इसमें मोरारजी ने संपत्ति को अधिकार को हटा दिया। ठीक है, संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। यदि सरकार चाहे तो आपकी संपत्ति को ले सकती है, बट इसके बदले में आपको ऐसे नहीं लेंगी, कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, कारण बताया जाएगा क्यों लिया गया है, किस लिए लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। यानी कि जब इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था तो उन्होंने इसमें भी करेक्शन किया था, मतलब यानी कि इस पर भी बनाया था वो मतलब अपना जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन जो किया था, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि देखिए राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति, उन्होंने ये तर्क दिया था कि यदि राष्ट्र में आंतरिक अशांति है तो उस पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की यह बात थी। पर जब बीजेपी ने अपना किया संशोधन तो उन्होंने ये बताया कि आंतरिक अशांति पर इमरजेंसी देश में नहीं लगाई जा सकती है। और आप लोग जानते हैं कि यदि इमरजेंसी जब देश में लगती है तो जितने भी नियम कानून सब ताक पर रखे रह जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जो भी राइट्स हैं हम लोगों के वो सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 2 राइट्स हैं जो जो मतलब बचते हैं हमारे की, यानी कि जो 2 आर्टिकल हैं वो सिर्फ सस्पेंड नहीं होते, और जितने भी मतलब कि आर्टिकल के अनुसार दिए गए हैं हमारे राइट्स वो सब सस्पेंड हो जाते हैं। और जितने विपक्षी लोग उनको फिर जेल में ठूसना शुरू हो जाता। कोई कानून वानून नहीं चलता, कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाती है। आप ये मानिए कि जो भी शक्तियाँ होती हैं दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह। यदि देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया है तभी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। आंतरिक अशांति, देश में आंतरिक अशांति के आधार पर देश में इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है। ये बात कहा गया 44वां संविधान संशोधन में 1978 में, इस पे कानून बना। ठीक है, बताया गया इसमें। और फिर ये दोस्तों बताया गया कि नॉट सस्पेंड आर्टिकल 20 एंड 21 इन इमरजेंसी टाइम। यदि देश में इमरजेंसी आपातकाल लग भी जाए तो आर्टिकल यानी कि जो हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 यानी कि 21 आते हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, और सारे जो हम लोगों के मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये बताया गया। तो आप लोग अब ये समझिए कि आर्टिकल 20 और 21 है क्या दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों 20 है दोस्तों प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्विक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्विक्शन। और 20 है दोस्तों लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये है दोस्तों। देखिए 20 क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्विक्शन, यानी दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण दोस्तों, आप जो मूल अधिकार का जो हम पढ़ाए थे ना वीडियो, आप उसमें देखिए, आप उसको अच्छे से जान जाएंगे। दोष सिद्धि में संरक्षण, इसका हिंदी में ये होगा। और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये 2 आर्टिकल हैं दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, जा चुके भी हैं कि वो इमरजेंसी के टाइम में कौन से आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं होते, जिन्हें निरस्त नहीं किया जाता है, या नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो नहीं किया जा सकता तो क्या है दोस्तों 20 एंड 21। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है, और दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।